तो जैन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था ना, यूके ट्रिपल एस सी का ड्राइवर का, उसका जो सॉल्यूशन है पार्ट 1 लेके आए हैं। और आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, क्या आप लोग उनको सॉल्व कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर्स को, क्योंकि ये जो पेपर है ये 2022 का है, ठीक है ना। तो मैं आपको पीवाईक्यूज भी साथ में साथ कराता रहूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसने बोला, द्वारा हाट मंदिर किस समूह द्वारा बनाया गया है। क्या पूछ रहा है, द्वारा हाट मंदिर किस समूह द्वारा बनाया गया। तो चार ऑप्शन आपके पास। कुणिद राजाओं के द्वारा, कत्यूर राजाओं के द्वारा, चंद राजाओं के द्वारा, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो द्वारा हाट का जो मंदिर है वह किस समूह के द्वारा बनाया गया है। तो चार आपके पास ऑप्शंस हैं भाई। आपको इन चार ऑप्शंस में से मुझे करेक्ट ऑप्शंस का जवाब देना है। तो फटाफट बताएंगे कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी नहीं सही है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो देखो, इसका जो सही जवाब है ना भाइयों, वो उसका ऑप्शन नंबर बी है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी राजाओं के द्वारा यह बनाया गया है। यह कहां है, ये है आपका द्वारा हाटा, आपका जो अल्मोड़ा, जो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं का एक जिला है, वहां है। और इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 12वीं सदी के बीच में करा गया था। ठीक है ना, 11वीं से 12वीं सदी के दौरान कत्यूरी राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, इसको ना कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कि कुमाऊं का खजुराहो का मंदिर किसे कहा जाता है। तो द्वाराहाटा के मंदिर को कुमाऊं का खजुराहो का मंदिर भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपने, कभी कभी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि कुमाऊं का खजुराहो का मंदिर कौन सा है। तो द्वारहाटा का मंदिर कुमाऊं का खजुराहो का मंदिर भी कहा जाता है। और यह जो है ना, आपको दिख रहा होगा समूह की बात कर रहा है, तो ये 55 यानी कि 55 मंदिरों का एक समूह है। तो देखिए, आपको ये सब चीजें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो द्वारहाटा का जो मंदिर है ये कितने समूहों का मंदिर है। तो 55 मंदिरों के का जो समूह है उसका ये मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन में कैम शाफ्ट लगी रहती है, इंजन में कैम शाफ्ट लगी रहती है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहले, ऊक शाफ्ट की ओर झुका, क्रैंक शाफ्ट की ओर झुका, क्रैंक शाफ्ट के समानांतर, या उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो चार ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है। देखो, ये आपका टेक्निकल जो है आपके पास सिलेबस में, उससे ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। तो आपको बताना है कि इंजन में कैंप शाफ्ट लगी रहती है, कहां लगी रहती है। चार में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा। तो देखिए, जो इंजन में कैंप शाफ्ट लगी रहती है ये आपके क्रैंक शाफ्ट के समानांतर यानी कि उसके पैरेलल होती है। ठीक है ना, याद रखना है। अब इसका कार्य क्या होता है, थोड़ा इसके कार्य के बारे में बताते हैं आपको। कि आपने सुना होगा टाइमिंग बेल्ट, है ना, सुना है। जो टाइमिंग बेल्ट होती है, जो चेन या गियर के माध्यम से दोनों शाफ्टों के बीच शक्ति के संचरण को आसान और सटीक बनाता है। याद रखना है, जो क्रैंक इंजन में जो क्रैम लगा होता है वो क्या करता है, वो चेन और गियर के माध्यम से दोनों शाफ्टों के बीच शक्ति के संचरण को आसान और सटीक बनाता है। टाइमिंग की बात करें तो कैम शाफ्ट का मुख्य काम इंजन के वाल्वों को सही समय पर खोलना और बंद करना है। कैम शाफ्ट क्या करता है, याद रखना भैया, कैम शाफ्ट क्या करता है, जो आपके इंजन होते हैं, इंजन के जो वाल्व होते हैं, उन वाल्वों को क्या करना है, सही समय पर खोलना
और सही समय पर खोलता है और सही समय पर बंद करता है। तो ये कैंप शाफ्ट का काम होता है, ठीक है ना। सही समय पर बंद करना ये हमारा कैंप शाफ्ट का काम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। अब उस क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को 2022 में किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया? क्या कह रहा है? उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को 2022 ईस्वी में सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से, पद्म विभूषण पुरस्कार से, पद्म श्री पुरस्कार से या पद्म भूषण पुरस्कार से। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखिए जो माधुरी बर्थवाल है, डॉक्टरी माधुरी बर्थवाल, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? इन्होंने जो आर्ट, जो कला के क्षेत्र में गढ़वाली फोक म्यूजिक यानी कि गढ़वाली जो लोक संगीत है, लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये पुरस्कार इनको जो है ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में पहली महिला संगीतकार कंपोजर रही। देखो आप समझ लीजिएगा कि जो डॉक्टर माधुरी बर्थवाल हैं, ये जो ऑल इंडिया रेडियो है ना, ऑल इंडिया जो रेडियो है, यहाँ की ये पहली महिला संगीतकार है, फर्स्ट म्यूजिक कंपोजर। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो की पहली म्यूजिक कंपोजर जो हमारा उत्तराखंड से कौन है? तो डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। और एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं, 2019 में इनको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि माधुरी बर्थवाल को जो 2022 में पद्मश्री दिया गया है और 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से भी इनको पुरस्कृत किया गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है आपका। चलिए, क्योंकि करंट अफेयर्स था, 2022 का पेपर था, तो आप जानते हैं कि 2022 के करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसलिए एग्जाम में पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में ऑफ रोड कार रैली चालक नहीं है। चेतन शिवराम, डॉक्टर बिक्कू बाबू, बिक्कू विनायक्रम और गौरव गिल। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत में ऑफ रोड कार रैली का चालक नहीं है? तो देखिए, चेतन शिवराम, डॉक्टर बिक्कू बाबू, विक्कू, ठीक है ना, विक्कू विनायक्रम और गौरव गिल। तो इनमें से भैया कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? भैया फटाफट बताइए मुझे। अगर आपको करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चंस के बारे में भरपूर जानकारी होगी, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूं टाइम, आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा सही लग रहा है। इसका सही जवाब है विक्कू विनायक्रम। अब देखो, जो विक्कू विनायक्रम है, यह एक प्रसिद्ध भारतीय घाटम वादक यानी कि संगीतकार है। इनको ना ग्रेमी पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है ना, ग्रेमी से भी इनको सम्मानित किया गया है और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनका कार रैली से कोई भी संबंध नहीं है। तो आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि किसका, कौन इनमें से कार चालक नहीं है? तो बिक्कू विनायक्रम जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार चालक से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इसके अलावा देखिए, जो चेतन शिवराम है, ठीक है ना, या डॉक्टर बिक्कू बाबू हैं या गौरव गिल हैं, तो ये जाने माने भारतीय रैली यानी कि
इसके ड्राइवर हैं। विशेष रूप से गौरव गिल भारत के सबसे सफल रैली ड्राइवरों में से एक। तो याद रखिएगा, जो गौरव गिल हैं ये भारत के सबसे सफल रैली ड्राइवरों में से एक नाम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आपसे पूछा था कि कौन चालक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, बिक्कू विनायक्रम, ये क्या है, ये रोड चालक नहीं है, गाड़ी नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अज्ञापक संकेत का अर्थ क्या है। देखो, नीला और सफेद रेखा आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, पहले दाएं मुड़ना फिर आगे चलना अनिवार्य है, या पहले आगे चलना फिर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो, ये एक सिंबल दे दिया, एक ड्राइवर को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सा इस सिंबल का मतलब, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो आप मुझे बताएंगे इन चारों में क्या ऑप्शन सही। तो देखो, सही जवाब इसका क्या है, देखिए पहले यूं दे रखा ना आपको, ये यूं दे रखा है और फिर यूं दे रखा है, यानी कि पहले सीधा आगे चलो और फिर उसके बाद दाएं मुड़ो। तो ऑप्शन नंबर एक सही, इंद्रजीत का बिल्कुल सही जवाब है। पहले सीधा आगे चलिए, और जो एक कलर होगा ना भाई, जो मतलब ये जिस गोल बॉक्स में बना होगा ना, वो ब्लू रंग का, नील रंग का बॉक्स बॉक्स होगा, ठीक है। तो पहले आगे चलना है आपने और फिर आपने दाएं की ओर मुड़ना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है, उत्तराखंड में प्रजामंडल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। क्या ऑप्शन है, दौलत राम, मोलू भरदारी जी ने, नागिंदर सकलानी ने, और श्रीदेव सुमन जी ने। तो इन चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है। ऑप्शन ए दौलत राम, ऑप्शन बी मोलू भरदारी जी ने, या ऑप्शन सी नागिंदर सकलानी, या ऑप्शन नंबर डी आपका श्री देव सुमन। तो फटाफट बताएंगे भाई कौन इसमें सही है। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप बताएं तो बेटर होगा। सुनील भट्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है दोस्त। इसका जो ना प्रजामंडल आंदोलन था, प्रजामंडल आंदोलन टिहरी राज्य से संबंधित था, और टिहरी राज्य का संबंध श्रीदेव सुमन से रहा है। तो इसका सही जवाब है श्रीदेव सुमन, ठीक है ना। टिहरी राज्य, क्योंकि श्रीदेव सुमन टिहरी के थे, और प्रजामंडल जो आंदोलन था वो श्रीदेव सुमन के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। देखो, आप जानते हैं कि 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो याद रखना आपने कि आपका जो कभी कभी आपसे भी पूछ सकता है कि जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 23 जनवरी 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और श्रीदेव सुमन 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इन्होंने अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया, यानी कि अपने प्राणों की आहुति दे दी, ठीक है। तो सही जवाब है श्री देव सुमन जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, देखो ये आपका करंट अफेयर्स में तो नहीं है, बट ये आपका जनरल जीके क्वेश्चन है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, जो आजकल की जो घटनाएं हो रही है उससे रिलेटिव क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है, तंबाकू निषेध दिवस कब होता है। 31 मई, 30 मई, 30 जून, या 31 जुलाई को। तो बताइए भाई। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 31 मई को हर वर्ष तंबाकू निषेध, निषेध नहीं होगा, सॉरी, निषेध होगा, ठीक है ना। हर वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना आप लोगों ने कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित श्री सुरेंद्र सिंह कनवासी किस क्षेत्र से संबंधित है। लेखन, पर्यावरण, नौकायन, या पर्वतारोहण। बताइए फटाफट से कौन सा सही लग रहा है आपको। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित श्री सुरेंद्र सिंह कनवासी किस से संबंधित है। लेखन से, पर्यावरण से, या नौकायान से, या पर्वतारोहण से, ठीक है ना। तो आप समझेंगे
कि जो अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था 2001 में दिया गया था। ये पूर्व कैप्टन सुरेंद्र सिंह कनवासी हैं, जिनका मुख्य रूप से नौकायन यानी कि ये लोग रोविंग जिसको बोलते हैं ना, नाव चलाई इन्होंने। और 1990, याद रखना मैं आपको सब चीज बता रहा हूं डिटेल में, 1990 के बीजिंग जो एशियाड हुए थे, जो बीजिंग में एशियाड हुए थे, वहां पे इनको कांस्य पदक मिला था। ठीक है ना, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 1990 के बीजिंग एशियाड में। ठीक है ना, मुख्य रूप से ये चमोली जिले के रहने वाले हैं, चमोली जिलों के रहने वाले थे। और BIG से ये BIG रुड़की से, ठीक है ना, BIG रुड़की से ये 2007 में इनका रिटायरमेंट हुआ, यानी कि सेवा निवृत्त हुए। ठीक है ना, तो मैंने आपको सब चीज बता दी है। नौकायान से इनका संबंध है। 2001 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। 1990 में इन्होंने बीजिंग एशियाड में कांस्य पदक जीता था नौकायान में। और BIG रुड़की से 2007 में ये रिटायरमेंट इनका हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा 8 9 आ गया। ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत के स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करना, इंजन के चलने के दौरान हर समय प्रणाली को विद्युत की आपूर्ति करना, इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करना, अल्टरनेट को विद्युत की आपूर्ति। तो आपके पास 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि इन चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट से बताएंगे, पढ़ेंगे इसको, समझेंगे इसे, और फिर आपने मुझे आंसर बताना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है। ठीक है ना, सी। ठीक है, ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन को स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करना। तो ऑप्शन नंबर बी, सी जो है आपका, इंद्रजीत और सुनील भट्ट दोनों सही उत्तर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोमोबाइल में बैटरी का यूज क्या होता है? गाड़ी को स्टार्ट करना। आप जानते हैं गाड़ी का जो इंजन होता है बहुत हैवी इंजन होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी हमको एनर्जी चाहिए, यानी कि हमें विद्युत चाहिए। तो वो कौन देगा? वो आपको बैटरी देगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है? एक दिशा में 3 लेन वाले कैरिज वे यानी कि परिवहन मार्ग पर भारी वाहन किस लेन पर चलाया जाएगा? बाई लेन पर, मध्य लेन पर, दाएं लेन पर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फटाफट आप बताएंगे कि आपको इन 4 में से कौन सा सही जवाब लग रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। फटाफट बताएंगे भाई कौन सा सही उत्तर आपको लग रहा है। और क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक ही दिशा में 3 लेन वाले कैरिज वे यानी परिवहन मार्ग पर भारी वाहन किस लेन में चलाया जाएगा? सही बात है सुनील। ऑप्शन नंबर, सुनील इंद्रजीत दोनों का ठीक जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर चला जाएगा। ठीक है ना, देखो जो भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रक है आपका, ठीक है ना, ये आपकी बस है, ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि इन पे लोड होगा, और लोड होगा तो क्या होगा? ये गाड़ियां धीमी चलेंगी। क्या करेंगी ये गाड़ियां? इनकी स्पीड धीमी, और गाड़ियों से इनकी स्पीड धीमी होगी। ठीक है ना, तो जब ये धीमी चलेंगी तो धीमी चलने के लिए इनको बाई लेन में चलना होगा। ठीक है ना, मध्य लेन में कौन चलता है? जो सामान्य गति से गाड़ी चलती, जो गाड़ियां सामान्य गति से चलती हैं तो वो मध्य लेन में चलती हैं। और दाएं लेन में कौन चलता है? यह लेन केवल ओवरटेकिंग के लिए होती है। क्या होती है? ओवरटेक। अगर आप जानते हैं ना ओवरटेक करना, भैया कोई गाड़ी स्लो चल रही है, हमें आगे भागना, तो हम ओवरटेक करते हैं। यह तेज वाहन जो तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो दाएं लेन में चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 3 थे, चौथा तो इनमें से कोई भी नहीं था। तो बाएं लेन में जो आराम से जिन पे लोड होता है वो गाड़ियां चलती है। मध्य लेन में जो सामान्य स्पीड में, जैसे 40-50 की स्पीड में चल रहा है, और जो तेज स्पीड में चल रही है, जो 100-150-200 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है, वो दाएं लेन में चलती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कटारमल के सूर्य मंदिर का निर्माण किस युग काल में हुआ? शुक युग, मौर्य काल, कत्यूरी काल या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं,
आपको मुझे बताना है जो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है ये किस युग में इसका निर्माण हुआ है? बताएंगे फटाफट से। देखिए, कटारमल का जो सूर्य मंदिर है इसका जो निर्माण हुआ है किस काल? कत्यूरी काल, बिल्कुल सही जवाब है। ये उत्तराखंड का जीके क्वेश्चन है। यह भी आपका अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है, कहां? कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है ना? कत्यूरी राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और आपने सुना होगा एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर यह माना जाता है। ठीक है ना? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके बाद जो दूसरा सूर्य मंदिर है वो कटारमल का सूर्य मंदिर है, इसको माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कत्यूरी काल में इसका निर्माण करा गया था। अच्छा, इसका एक नाम और भी आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं बड़ादित्य। बड़ादित्य मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कटारमल के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो बड़ादित्य मंदिर इसका दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे? एक व्यक्ति जिससे वाहन चलाने की वैध अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई, यानी कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, वाहन चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो उसको दंडित किया जा सकता है 3 माह तक कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों, 6 माह का कारावास या 1,000 रुपया जुर्माना, केवल 6,000 रुपया जुर्माना या इनमें से कोई भी नहीं। तो फटाफट से आप बताएंगे, अगर एक व्यक्ति बिना लाइसेंस के, वैध अनुज्ञप्ति यानी बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो उसको क्या सजा होगी? तो उसको जो सजा होगी ना भाई, ऑप्शन ए आ रहा है ना? हाँ, ऑप्शन ए सही है। 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपया जुर्माना। अब देखो, जो धारा 181 के तहत कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसको 3 महीने तक की सजा, 3 माह की सजा हो सकती है, या उसको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, या उसको दोनों चीज देनी पड़ेगी। तो सही जवाब है इसका 3 माह या 5,000 रुपए। और जो 2019 में जो संशोधन हुआ था ना, संशोधन के बाद यह राशि जो है 5,000 रुपए करी गई। ठीक है ना? पहले तो कम थी, बट संशोधन के बाद इस राशि को 2019 में इस राशि को 5,000 रुपए कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पे 3 माह का कारावास है या 5,000 रुपए जुर्माना, या भाई दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंजन तेल में चिपचिपाहट यानी श्यानता में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ताप, दूषण, आर्द्रता या कंपन? क्या बोल रहा है कि इंजन तेल में चिपचिपाहट, यानी कि आप जानते हो कि चिपचिपा होता है तेल, कि उसका परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ताप है, दूषण है, या आर्द्रता है, या कंपन है? तो 4 में से भैया कौन सा सही लग रहा है? फटाफट बताएंगे। सही जवाब है ताप। टेम्परेचर के कारण चिपचिपाहट होती है। ठीक है ना? देखो होता क्या है, ताप का ना डी नहीं होता, ए होता है। ताप का जो होता है, तो वो समझिएगा इसको, सीधे तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब इंजन गर्म होता है तो तेल पतला हो जाता है। जब इंजन, अब आप गाड़ी चलाएंगे तो इंजन हीट होगा ना, तो क्या होगा, जो तेल है वो पतला हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो श्यानता है वो कम हो जाएगी। और श्यानता मीन्स इसके अंदर जो चिपचिपापन है वो कम हो जाएगा। और जब इंजन ठंडा यानी कि कूल होगा तो जो आपका तेल है वो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तेल गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी श्यानता बढ़ जाएगी। याद रखना है, जब हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं उसके बाद इंजन ठंडा होगा तो उस केस में तेल गाढ़ा हो जाएगा। कौन सा? इंजन ऑयल की बात कर रहा है। और श्यानता, उसकी जो चिपचिपाहट होती है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जब गाड़ी का इंजन हीट हुआ, गाड़ी का इंजन चलेगा, तो क्या होगा, वहां पे तेल पतला हो जाएगा, श्यानता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए, ताप, टेम्परेचर के कारण ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में एचआईवी संक्रमितों में भारत की स्थिति कौन सी है? तीसरी, दूसरी, तीसरी, पहली या
इनमें से कोई भी नहीं। तो बताएंगे फटाफट से कि जो एचआईवी है, एचआईवी में इंडिया का कौन सा नंबर है? पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा है, पहला है या चौथा है? बताइए। डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एचआईवी में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देखिए, NACP राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत भारत जो है नंबर 3 पर है इस टाइम एचआईवी में, ठीक है ना। भारत जो है नंबर 3 पर है एचआईवी में, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा नंबर है भारत का। ठीक है, याद रखना इस चीज को। भारत का NACP जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके तहत एचआईवी में भारत का तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ओमनी बस से क्या तात्पर्य है? कोई मोटर वाहन जो सामान ले जाने हेतु निर्मित या अनुकूलित है, चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन, दोनों ए और बी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से आपको कौन सा जवाब सही लग रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बी सही जवाब है, सही कह रहे हो। चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन ये ओमनीबस के अंतर्गत आता है। तो आपने क्या करना है, देखिए ये तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर ए है ये किसके लिए होता है? माल ढोने वाले वाहन, ये जो माल ढोते हैं ना उनके लिए। ऑप्शन ए जो है माल ढोने वाले वाहनों के लिए है, जो इस श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि देखो इसमें इसने ऑप्शन नंबर बी भी दे रखा है ना, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ए बी दोनों सही हो। तो मोटर वाहन जो सामान ले जाने के निर्मित अनुकूलित है वो माल वाहन हो गया, जैसे आपका ट्रक हो गया, बस हो गया। लेकिन जो चालक होता है, ये जो ओमनीबस है, ये 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन, इसको हम इसमें लेते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत, तो इट मींस ये तो गलत हो गया। तो इट मींस हम लोग ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। ठीक है जी, याद रखना इस चीज को भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। टिहरी रियासत में कीर्ति नगर आंदोलन कब हुआ? अब देखो ये उत्तराखंड जी के क्वेश्चन है। टिहरी रियासत में कीर्ति नगर आंदोलन कब हुआ? पेपर कब होगा? पेपर भी हो जाएगा। पेपर की जो डेट दे रहे हैं मई एंड में दे रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जून के फर्स्ट वीक में पेपर जाएगा। ठीक है ना, देखो जो टिहरी रियासत है उसमें कीर्ति नगर आंदोलन 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। इस आंदोलन के दौरान नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी शहीद हुए थे। याद रखना, अगर कभी पूछे आपसे कि यार इसमें कौन कौन शहीद हुआ था, तो नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी ये शहीद हुए थे। जन क्रांति के दबाव में आकर 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में विलय कर दिया गया। 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी रियासत थी उसको जो है भारत में विलय कर दिया गया। ठीक है ना, यानी कि रियासत को खत्म करके उसको भारत में विलय कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी 1948 आपका सही जवाब है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए प्रतीक है नीला रिबन, सफेद रिबन, पीला रिबन या लाल रिबन। क्या कह रहा है? एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए प्रतीक है, कौन है? नीला रिबन, सफेद रिबन, पीला रिबन या लाल रिबन। तो बताएंगे फटाफट से मुझे आप, इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। देखो आपने देखा होगा कि लाल रिबन एक सिंबल होता है एचआईवी के लिए ना, तो लाल रिबन जो है बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, डी लाल रिबन होता है। ठीक है ना,
इसका उद्देश्य क्या होता है? उन लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पहना जाता है जो पहले से इस बीमारी से प्रभावित हैं और उन लोगों की याद में जिन्होंने इसके कारण अपनी जान गंवाई है। ठीक है ना? लाल रिबन क्यों कराया जाता है? एकजुटता यानी कि यार जिनको ये हो चुकी बीमारी, उन लोगों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए, और जिन व्यक्तियों की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है, जो व्यक्ति मर गए हैं, उनकी अपनी जान गंवाई है, उनको याद रखने के लिए लाल रिबन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। वाहनों में भारत स्टेज मात्रक प्राथमिक रूप से दर्शाता है वायु प्रदूषण की मात्रा इंजन द्वारा, इंजन की क्षमता, इंजन का आरपीएम, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि आपको इन चार में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? वाहनों में भारत स्टेज मानक, इसका सही जवाब देखो आपको पता होगा, इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण की मात्रा को चेक करना। ठीक है ना? अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मानक बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर कम होता रहता है। ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा BS1 से लेके BS4 तक, है ना, BS6 तक आ गया, BS6 तक आ चुका है ना, तो BS4 से BS6 पर आते आते प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। अब आपने देखा होगा ना, भारत BS का मतलब क्या? भारत स्टेज एमिनेशन स्टैंडर्ड, भारत स्टेज एमिनेशन स्टैंडर्ड, तो उसको हम BS करते हैं। तो BS1 से लेके BS1 था, फिर 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6, अब BS6 चल रहा है ना। तो BS6 यानी कि प्रदूषण का लेवल कम किया गया, तो ये प्रदूषण के मात इंजन द्वारा, ठीक है, तो इसलिए जो है BS का यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो याद रखना है कि वायु प्रदूषण की मात्रा इंजन द्वारा, ये BS मानक स्टेज के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो मोटर वाहन 1988 में धारा 8(3) के तहत अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्नित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? पैन कार्ड, ईमेल, चिकित्सा प्रमाण पत्र या इनमें से कोई भी नहीं। 1988 धारा 8(3) के तहत अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो देखो पैन कार्ड, तो आप समझ सकते हैं कि पैन कार्ड तो केवल आप अपनी ITR इनकम टैक्स भरने के लिए यूज कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत हो ना रही। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आप मेंटली ठीक हैं, फिजिकली ठीक हैं, आपकी आईज वाइज सब कुछ ठीक है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये होना चाहिए। 1988 धारा के तहत अगर आपको परिवहन वाहन चलाना है तो आपका चिकित्सा यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की उत्तराखंड में स्थापना की गई है। कहां की गई है? टनकपुर, हल्द्वानी, सेलाकुई या काशीपुर। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको मुझे बताना है उत्तराखंड में हस्तशिल्प और हथकरघा यानी ये हैंडी जो हाथ से काम करने वाले होते हैं, हथकरघा, उनके लिए कहां पे केंद्र की स्थापना की गई है? तो फटाफट बताएंगे आप लोग। इसका जवाब है डी, काशीपुर, बिल्कुल है। जो बच्चे कुमाऊं वाले होंगे उनको पता होगा कि काशीपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है ना? इसका नाम रखा गया है क्राफ्ट डिजाइन, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र। ठीक है ना? तो इसकी स्थापना की गई है काशीपुर में। तो देखो आज मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए, मैं आपको PYQs भी कराता रहूंगा ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे हो रहे हैं। बाकी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारी टेस्ट सीरीज भी वहां पे स्टार्ट हो गई है, तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कीजिएगा। पहला टेस्ट आपका 12 तारीख को स्टार्ट होगा 9 बजे से, फिर 14 तारीख को है, ठीक है ना, फिर 14 के बाद 16, फिर 18, ऐसे चलेंगे टेस्ट। ठीक है ना? दो दो दिन के गैप के बाद एक टेस्ट आपका होगा। तो आप का लाइव टेस्ट रहेगा, आपको वहां पे टाइम देना है और टाइम के अनुसार उसको कीजिएगा। 25 क्वेश्चंस उसमें है, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एज पर एज योर सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस आयोग ने दे रखा है। तो
एक फोल्डर है टेस्ट का, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोर्स में हैं तो आप कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आप कोर्स में नहीं है तो कोर्स के बाहर से भी आप उसको ले सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।